सर है ना, अब अपने को टाइप्स ऑफ कंपनीज स्टार्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सर एक कैटेगराइजेशन नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से भी कैसी कैसी कंपनी हो सकती है। सर पहला है ओपीसी, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट कंपनी। तीसरा है पब्लिक कंपनी। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। ठीक है। सर देखो ओपीसी में 2021 में अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। और वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो जो लॉ में आए हैं और जो सीए इंस्टीट्यूट ने, आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में दिए हैं कि ये चेंजेस आए हैं, दोनों में फर्क है। लॉ में चेंजेस कुछ और आए हैं और सीए इंस्टीट्यूट ने बता कुछ और दिया है। तो ये अभी डाउटफुल मैटर है, इसलिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसको बाद में करेंगे अपन। ओपीसी का कंसेप्ट इतना सा होता है कि सर वन पर्सन कंपनी, जनरली कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 जने चाहिए। प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो कम से कम 2 जने चाहिए। पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो कम से कम 7 जने चाहिए, ठीक है, 2 और 7। अच्छा, पहले इससे 2013 में ये कंसेप्ट आया था ओपीसी का। एक जना चाहे, एक बंदा चाहे तो वो भी वन पर्सन कंपनी खोल सकता था। एक जना चाहे तो वो भी वन पर्सन कंपनी खोल सकता है, दैट इज फाइन। बट सर है ना, इससे पहले 2013 से पहले जब ओपीसी का कंसेप्ट ही नहीं आया था, तब यदि एक आदमी को धंधा स्टार्ट करना होता था, इफ द सिंगल पर्सन वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन इन दैट केस उसके पास में क्या एक अकेला ऑप्शन होता था भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप ही खोल सकता था वो, ठीक है। तो अब उसको भी एक कंपनी फॉर्मेट में, कॉर्पोरेट फॉर्मेट में आने का मौका मिला वन पर्सन कंपनी के रूप में, ठीक है। कंसेप्ट यही है, अब एक बंदा भी खोल सकता है कंपनी। ओपीसी is regarded as a private company but not a full fledged private company, क्योंकि इसमें फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी से कुछ छूट दी गई है। कम से कम 2 जने की बजाय एक जना, एक ही जना हो सकता है इसमें तो, ठीक है। कम से कम 2 की बजाय एक ही जना, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी बट नॉट अ फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन इसका ओबीसी का प्राइवेट कंपनी के अंडर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनेशन शीट में ये मत लिख देना कि है ना फुल फ्लेजेड नहीं होती, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी कैटेगराइजेशन इसका प्राइवेट कंपनी के अंडर ही होता है। तो आइए हम चालू करते हैं। मेनली सर हम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जने चाहिए होते हैं, इसमें मिनिमम 7 चाहिए होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें मैक्सिमम मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं सर? 200 हो सकते हैं। और एक पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपने एक प्राइवेट कंपनी खोली हुई है और आपका काउंट 201 चला गया है, तो अब आपको किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 जने ही हो सकते हैं इन अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन जब हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इन 200 की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इन 200 की कैलकुलेशन करते वक्त किन किन जनों को छोड़ देना है, किन किन जनों को 2 की बजाय एक ही जना मानना है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस बेसिस पे कि एक पब्लिक कंपनी, क्वेश्चन क्या आता है, एक पब्लिक कंपनी है, वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाह रही है। पब्लिक कंपनी में अभी 230 मेंबर्स हैं और प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। इन 230 की डिटेल्स ये है, बताइए
क्या उसको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़े, कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे क्या एक्चुअल में? तो फिर हम जो यहाँ पर गणित काम लेंगे ना कि प्राइवेट कंपनी की 200 की कैलकुलेशन में क्या क्या छोड़ना होता है, ठीक है, वो काम लेते हुए देखेंगे कि क्या वो ये संख्या सही में 230 से 200 पे आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, बोलो समझा दूं हाथों हाथ इस चीज को? शुड आई हाँ कंटिन्यू? सर। देखो 200 की प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। इस 200 की काउंटिंग में सबसे पहले हमको कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने थे, जिनको शेयर्स अलॉट किए गए थे, ठीक है, अब वो एम्प्लॉयमेंट से तो हट गए हैं, लेकिन आज दिन तक कंपनी के मेंबर्स उस दिन से आज दिन तक कंटिन्यूअसली चले आ रहे हैं। तो सर ऐसे एम्प्लॉइज जिनको एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स दिए गए थे, मेंबर्स बनाए गए थे, ठीक है, और वो उन्होंने भले ही उनकी नौकरी आज छूट गई हो, लेकिन वो उस समय के शेयर्स आज दिन तक होल्ड कर रहे हैं, उनको इस 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। क्वेश्चन भी साइड बाय साइड करते जाते हैं सर अपन। एक कंपनी है फ्लोरा एंड फाउना लिमिटेड, फ्लोरा एंड फाउना लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। ये पब्लिक कंपनी है, नाम से ही पता पड़ रहा है ना, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा है, केवल वर्ड लिमिटेड आ रहा है, तो ये कैसी कंपनी हुई सर? ये तो हो गई पब्लिक कंपनी। सर 230 मेंबर्स हैं, उन 230 की डिटेल्स ये है सर, मान लीजिए 190 ऐसे मेंबर्स हैं जो मतलब कि रेगुलर शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, देन उसमें से 10 जने ऐसे हैं जो कि जॉइंट होल्डर्स हैं, जॉइंट होल्डर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों ने मिलके शेयर लिए हैं। तो 10 जने मतलब 5 कपल हैं, 5 इंटू 2, एक हस्बैंड एक वाइफ की 5 जोड़ी है, इस तरीके से ये लोग 10 जने हुए जो जॉइंट होल्डर्स हैं, ठीक है। फिर उसमें 30 जने ऐसे हैं, नहीं 20 जने ऐसे हैं जो कि कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज थे और एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए जो मेंबर्स बने थे, शेयर होल्डर्स बने थे, और 10 जने ऐसे हैं जो करंट में एम्प्लॉइज हैं, अभी करंटली एम्प्लॉइज हैं और एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने हैं। देखो 230 हो गया टोटल, 190 प्लस 10 200, 200 प्लस 20 220, 220 प्लस 10 230 टोटल आ गया। सर 190 रेगुलर शेयर होल्डर्स, सर 10 जने ऐसे जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है या फ्रेंड और फ्रेंड है, उन सब मतलब उनको पब्लिक कंपनी में हम लोग 10 काउंट करते हैं, एक्चुअल में सर वो जॉइंट होल्डर्स हैं, ठीक है, ओके। देन 20 एक्स एम्प्लॉइज जो कि मेंबर्स तब बने थे जब एम्प्लॉयमेंट में थे, और 10 करंट एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने, ऐसे 230 जने हैं मेंबर्स इस पब्लिक कंपनी फ्लोरा एंड फाउना लिमिटेड में। अब ये फ्लोरा एंड फाउना अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रही है इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है सर। तो क्या इसे अपने नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है? तो सर आपको सबसे पहले तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को समझाना होगा, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, कि सर प्राइवेट कंपनी वो जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और वो उतनी कैपिटल होगी जितनी की प्रेस्क्राइब की गई है, प्रेस्क्राइब कुछ नहीं किया गया है अभी हाल फिलहाल तक, ठीक है। तो वो पूरी डेफिनेशन जब हम पब्लिक और प्राइवेट की पढ़ेंगे तब करेंगे। सर 230 में से 190 तो ये आ गए, इनका अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक्स एम्प्लॉइज या मेंबर, एक्स एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने थे सर, उनको हमें इस 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। तो क्या हम इस 20 को काउंट करेंगे? सर 190 को काउंट करेंगे, 20 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। करंट एम्प्लॉइज भी जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने हैं, उनको भी काउंट नहीं करना होता है इस 200 की काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो सर इनको भी काउंट नहीं किया जाएगा, करंट एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ये जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, इनको काउंट क्यों नहीं करते हैं? सर आपने सुना है कंपनी अपने अच्छे काम करने वालों को अपने साथ में जोड़ने के लिए ईसॉप और ईसॉस देती है, नाम सुना है इनका?
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऐसे करके सुने होंगे ना नाम ईसॉप और ईसॉस के। यानी कि ये फ्लोरा एंड फाउना ने क्या किया, ऐसी अच्छे लोगों को अपने साथ जुड़े रखने के लिए इनको शेयर्स दे दिए कंपनी के, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरी शेयर्स भी दिए, ताकि ये शेयर्स जब ये लोग काम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर वैल्यू में रिप्रेजेंट करेगी और इनका कंपनी से जुड़ाव महसूस होगा, तो ये लोग और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए इन लोगों को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक्स एम्प्लॉइज हु वाज मेंबर्स उनको काउंट नहीं करना है। करंट एम्प्लॉइज जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान मेंबर बने हैं इनको भी काउंट नहीं करना होता है। तो सर 190 को काउंट करेंगे, 20 को काउंट नहीं करेंगे, 10 को काउंट नहीं करेंगे 200 की काउंटिंग के लिए। अब ये जो जॉइंट होल्डर्स हैं इनको इंडिविजुअली मानने की बजाय एक मानेंगे। जैसे हस्बैंड भी होल्डर है और वाइफ भी दोनों मिला के शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो इनको अलग अलग काउंट करने की बजाय प्राइवेट कंपनी की काउंटिंग के लिए हम इन्हें एक काउंट करेंगे, दो नहीं करेंगे। तो सर ऐसे 10 जॉइंट होल्डर्स थे, तो हस्बैंड एंड वाइफ के जोड़े थे, तो इनको हम कितना एक्चुअल में काउंट करेंगे सर, 5 ही काउंट करेंगे। यदि 3 फ्रेंड्स ने मिलके शेयर होल्ड किया हुआ है, तीनों जॉइंट होल्डर है, तो हम इन्हें एक ही मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस मैक्सिमम 200। तो सर यहाँ जॉइंट होल्डर कितने, 10 की बजाय हमें कितने काउंट करने रहेंगे, 5। ठीक है सर, 190 प्लस 5 प्लस ये भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो सर टोटल काउंट कितना आ गया, 195 आ गया। एक मिनट जी पटेल आ रहा हूँ, 195 आ गया टोटल काउंट, जो कि 200 के अंदर अंदर है, जो कि 200 के अंदर अंदर है। इसलिए ये फ्लोरा एंड फाउना लिमिटेड को एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए अपने मेंबर्स को एक्चुअल में रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जीत पटेल बोल। सर आप एक बार वो जॉइंट होल्डर्स वाला पॉइंट वापस बता सकते हो क्या? जॉइंट होल्डर्स जो है ना, हस्बैंड और वाइफ, मान ले मैंने ऐसे मान लिया, तो 5 कपल थे, 5 कपल थे हस्बैंड और वाइफ के, तो इन्हें पब्लिक कंपनी में तो हमने 10 जने माना कि 10 मेंबर्स हैं, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, इसलिए इस काउंटिंग को कैसे किया जाए उससे कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हमें जॉइंट होल्डर्स, जॉइंट शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, उनको फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ दिस मैक्सिमम 200 जॉइंट होल्डर्स को एक ही मानना होता है कि ये एक मेंबर है। अब समझ में आया? तो यदि हस्बैंड और वाइफ यस मिलकर सर। के 2 जने हैं ना, तो भी हम इसे एक मानेंगे। यदि 3 दोस्त थे, जीत पटेल हो गया, देवांश हो गया और पलक राठी हो गई, ठीक है, तीनों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से एक एमआरएफ का शेयर खरीदा। एमआरएफ, एमआरएफ टायर्स का नाम सुना है आपने? यस सर। और विराट कोहली शायद जिसका बैट पे अपना वो लगाते थे, तो एमआरएफ टायर्स। ठीक है सर, तो तीनों ने मिलके खरीदा। एमआरएफ टायर्स की शेयर की प्राइस ध्यान है तुम लोगों को? 70,000 75,000 के बीच में घूमती है। 70,000। ठीक है, तो तीनों ने मिलके खरीदा। ये तो हो गई पब्लिक कंपनी। मान लो ये पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो हम इनको फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ 200 हम इनको एक शेयर होल्डर मानेंगे। 200 की काउंटिंग में इसको एक मानेंगे, 3 लोग नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए आयुषी कानोडिया, तेरे को ये कैलकुलेशन और ये फंडे समझ में आए? ये इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 पे? अरे आयुषी समझ में आया क्या? नाराज हो गई आयुषी, नाराज हो गई क्या? चलो कोई बात नहीं सर। अब इसमें मैंने आपको जो आज कंसेप्ट करा है, इसमें आजकल एग्जामिनर एग्जाम में घुमाने लग गया है सर, कैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200
मेंबर्स, ठीक है। पब्लिक कंपनी में कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर इस 200 की काउंटिंग में हमें जो एक्स एम्प्लॉइज थे जो कि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर बने थे और आज दिन तक मेंबर्स हैं, वही शेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मिले थे, तो ही हम ये मानेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए वो मेंबर्स बने थे, ये तभी होगा, ठीक है। फिर करंट एम्प्लॉइज जो कि मेंबर्स हैं, और फिर जॉइंट होल्डर्स को एक माना, इनको तो काउंट ही नहीं करना होता है, और जॉइंट होल्डर्स को फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ 200 सिंगल मानना होता है, एक पर्सन मानना होता है, ठीक है। अब घुमाते कहां पर है आजकल, इसको इस पार्ट में घुमा देते हैं कि देयर वर 20 एक्स एम्प्लॉइज हु बिकेम मेंबर व्हेन दे वर एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद में इन 20 जनों ने क्या किया, कंपनी ने जो उनको शेयर्स दिए थे वो बेच दिए, ठीक है। तो दे आर नो मोर मेंबर्स एंड दे आर आल्सो नो मोर एम्प्लॉइज, वो तो रिटायर हो चुके हैं। बाद में क्या किया इन्होंने, वापस इसी कंपनी के शेयर्स 20 के 20 जनों ने खरीद लिए, तो सर अब ये वापस मेंबर्स बन गए, ठीक है। तो अब बताइए क्या कंपनी को 230 से 200 तक जाने के लिए काउंटिंग रिड्यूस करने की जरूरत है पब्लिक से प्राइवेट बनने के लिए? सर बच्चा यहाँ पर गच्चा खा जाता है, बच्चा गच्चा खा जाता है कि हाँ ये एक्स एम्प्लॉइज थे और मेंबर्स भी वापस बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सर एक्स एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर्स बने थे, एम्प्लॉयमेंट छूट गया लेकिन आज दिन तक वही वाले उसी टाइम से मेंबर्स बने हुए हैं, उनको काउंट नहीं करना है। जबकि यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई है, 20 जने थे एक्स एम्प्लॉइज, मेंबर्स भी थे जब नौकरी में थे, लेकिन सर बाद में रिटायर हुए तो उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, अब वापस शेयर्स खरीद भी लेते हैं, तो क्या वो शेयर्स एम्प्लॉयमेंट में रहने के दौरान मिले थे क्या? नहीं मिले थे। तो ऐसे लोगों को अब इस 200 की काउंटिंग में पूरी तरीके से काउंट किया जाएगा। सर ये जो अभी पॉइंट समझाया पहले क्वेश्चन से अलग, क्या वो समझ में आया आप लोगों को? एग्जामिनर गच्चा देने की पूरी कोशिश करेगा, अपने को गच्चा नहीं खाना है। हाँ जीत पटेल बोल। सर अगर एक आदमी था जो पहले मेंबर था और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में घुसा, तो उसका कैलकुलेशन उसका कैसे होता है? द लॉ इज वेरी क्लियर, एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए मेंबर बने हो, शेयर अलॉट किए गए, उनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ईसॉप मतलब ये मैं अपनी तरफ से आपको जोड़ रहा हूँ, ईसॉप ईसॉस के कारण भी कई बार देते हैं यार, तो वो कोई है ना अपनी मर्जी से, मतलब फ्री मार्केट से शेयर नहीं खरीदे उन्होंने, ये तो कंपनी की प्रोसेस के दौरान बन गए। बात समझ आई? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आई? बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, अच्छा बात समझ में नहीं आई, सेशन जरूर बोरिंग होगा। नहीं, बात समझ पाए, बोरिंग नहीं। ठीक है ठीक है। आयुषी कानोडिया, कानोडिया चली गई, बस ऑन करके छोड़ के चली गई। कानोडिया तेरे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नवंबर में एग्जाम है अपना। चलिए सर, तो प्राइवेट कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनी वो सर, एक मिनट, प्राइवेट कंपनी वो जिसमें मिनिमम 2 मेंबर हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर हैं, ये तो एज पर नंबर ऑफ मेंबर्स बात हो गई अपनी। आगे बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी वो जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम। सर पब्लिक का क्या बताया था, जल्दी बोलो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 7। और मैक्सिमम नो लिमिट। अनलिमिटेड। नो लिमिट, ठीक है। ओके सर, कन्वर्ट 200 की काउंटिंग कैसे होगी ये भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आगे समझो, सर प्राइवेट कंपनी में देखो कंपनी दोनों है, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दोनों में होगा,
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स दोनों में ही होगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होगा। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होगा और पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आइए इसका मतलब समझते हैं। कैसे सर? देखो, प्राइवेट कंपनी है ना वो छोटी, जिसको छोटे दायरे में कंपनी खोलनी है ना वो एक प्राइवेट कंपनी खोलता है। छोटे से दायरे में एक क्लोज्ड लूप में काम करना है, प्राइवेट कंपनी खोलेगा। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 जन हो सकते हैं, ठीक है। अब इधर मान लीजिए 50 मेंबर्स हैं, देयर आर 50 मेंबर्स राइट नाउ, ठीक है सर, फाइन। अब इनमें से एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए देवांश। देवांश को अपने शेयर बेचने की इच्छा हुई और इस कंपनी की मेंबरशिप से बाहर निकलने की इच्छा हुई, तो सर ये अपने शेयर्स ट्रांसफर तो कर सकता है, लेकिन कैसी ट्रांसफरेबिलिटी है सर? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। सर समझो कैसे। पहले इसको कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं को अपने शेयर ऑफर करने होंगे, ये रेस्ट्रिक्शन होगा इसकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होल्डिंग पे, ठीक है। पहले इनको ही ऑफर करना होगा जो उसके करंट अभी भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं। यदि ये खरीदने को तैयार नहीं होते हैं या फिर देवांश में और दूसरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स में वैल्यूएशन को लेकर बात नहीं बैठती है, ये कहता है मैं 100 में दूंगा, ये कहते हैं हम तो 70 में ही लेंगे, वैल्यूएशन को लेके बात नहीं बैठ रही है या फिर इनका खरीदने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर अब ये बाहर वाले आदमी को देवांश अपने शेयर्स बेच सकता है। ये देवांश रहा, तो फिर अब बाहर वाले आदमी को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। शुरुआत में ही मिस्टर एक्स जो कि कंपनी के बाहर का आदमी है, जो करंटली इस प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं है, शुरुआत में ही उसको ऑफर नहीं कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है। पहले किनको ऑफर करना पड़ेगा? जो अभी भी बाकी लोग इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मेंबर बने हुए हैं, पहले उनको ऑफर करना पड़ेगा। या तो वो खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या फिर उनके बीच में वैल्यूएशन का मामला नहीं बैठ रहा है, तो फिर अब देवांश भाई बाहर वाले किसी भी आदमी को बेच सकता है जो इस कंपनी में मेंबर नहीं है। तो सर शेयर्स ट्रांसफर तो कर सकता है, बाहर वाले आदमी को भी कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। पहले इनसे पार पाना होगा, ये जो दो बातें बताई थी। जबकि एक पब्लिक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। रिलायंस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, अपन चाहे तो इनको बेचे, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे तो सीधे बाहर वाले आदमी को भी अपन शेयर्स बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे। फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। ये टर्म्स ध्यान रखना, कीवर्ड क्या है? प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जब आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते और बेचते हैं बीएसई और एनएसई पे, सारी वहां पब्लिक कंपनीज ही होती है, पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। क्यों सर, ऐसा क्यों? पब्लिक कंपनी जो है वो ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, आइए हमारे शेयर्स खरीदिए, हमें पैसा लगाइए। यानी कि प्रोस्पेक्टस कैसी कंपनी इशू कर सकती है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो प्रोसेस, उस बुकलेट का नाम है कि आइए ये हमारी इंफॉर्मेशन है, इसे पढ़िए और हमारे शेयर्स में पैसा लगाइए। तो पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का क्या मतलब है कि यू आर इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू योर शेयर्स। पब्लिक का पैसा किस में लग सकता है? कौन पब्लिक को इनवाइट कर सकता है? पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप आइए और हमारे शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। प्राइवेट कंपनी कैन नेवर इशू अ प्रोस्पेक्टस। सर इतनी बात दिमाग में घुस गई या नहीं घुस गई? बोलो। तो एनएसई बीएसई पे जितने भी कंपनी लिस्टेड है वो सारी पब्लिक कंपनी ही है। यदि आप अपने आप को लिस्ट करवाना चाहते हो ना, तो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाना, तभी आप अपने आप को लिस्ट करवा पाओगे, अदरवाइज आप अपने आप को लिस्ट नहीं करवा पाओगे। और ये मत समझ लेना हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, नहीं, ये गलत सोच है। ऐसी पब्लिक कंपनी जो अपने आप को बीएसई एनएसई या किसी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहती है,
वो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करती है। हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती बेटा, ये बात भूल जाना। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए तुम्हारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर प्राइवेट कंपनी की कुछ बातें मैंने आपको बताई, पढ़ने का काम अपन कल करेंगे। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 200 हो गया, उसमें क्या क्या एक्सक्लूड करना है वो समझा दिया, क्या एक्सक्लूड नहीं कर सकते लेकिन काउंटिंग 2 का या 3 का 1 करना है वो भी समझा दिया। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होती है ये भी समझा दिया। ठीक है, और प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कि पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है कि आइए हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, यानी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट ओपीसी, मैंने आपको बताया था ना एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही है, तो ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी ओनली। सर एक ही तो मेंबर है, अरे पब्लिक में तो मिनिमम 7 चाहिए, तो ओपीसी तो प्राइवेट कंपनी जैसे ही फॉर्म होगी। ठीक है, और स्मॉल कंपनी नाम की एक और चीज होती है, बहुत शानदार चीज है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। सर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? हाँ सर है, लेकिन अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब ही नहीं करी गई है। सर प्राइवेट कंपनी क्या मीन्स? अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बट टू योर सरप्राइज नथिंग हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड। तो आप कितने भी रुपए से प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, कितने भी कम रुपए से भी खोल सकते हो। तो सर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल राइट नाउ। ठीक है, तो मोटा मोटा अपन ने समझ लिया है। ठीक है, और बाकी का कल पढ़ते हैं और समझते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है। हाँ देवांश बोल भाई। सर ओबीसी कंपनीज में कुछ सफिक्स लगता है क्या पीछे? देखो ये जब अपन ओपीसी करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, वैसे लगना चाहिए, वैसे लगना चाहिए। ठीक है, क्यों इधर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? मेरे ख्याल से दिया हुआ है, लगना चाहिए। 1% कंपनी लगना चाहिए मेरी समझ से। ठीक है, ओके। बाकी ओपीसी के टाइम कवर करेंगे, वहां पूछना मेरे को। चलिए सर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करी जाती है।